हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। देखो, अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो भी डबल बॉन्ड था, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो भी डबल बॉन्ड था, हम बस कर क्या रहे थे, ये बॉन्ड तोड़ रहे थे, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे H लगा रहे थे, यहाँ पे H लगा रहे थे, यहाँ पे H लगा रहे थे, यहाँ पे X लगा रहे थे, यहाँ पे OH लगा रहे थे, सॉरी यहाँ पे H लगा रहे थे, यहाँ पे OH लगा रहे थे, यहाँ पे OH लगा रहे थे, यहाँ पे OH लगा रहे थे। अभी तक बस हमने यही किया है, पाई बॉन्ड तोड़ा है और उसके बाद HH, HX, HOH, OH यही सब लगाया है। अब हम क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, इसका पाई बॉन्ड को नहीं केवल तोड़ेंगे, अब हम क्या करेंगे कि ये जो CC डबल बॉन्ड है, इसको पूरे को तोड़ेंगे। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मतलब इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हुए इसको तोड़ना, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का दो तरीका है, एक है ओजोनोलिसिस और एक है हॉट केमेनोफोर। देखते हैं दोनों, इस दोनों रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटेगा कंप्लीटली, ये पोर्शन अलग, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। बहुत डस्ट हो गया भाई। देखो, हमने पहले से लिख दिया है, ये नहीं लिखता तो ज्यादा बढ़िया होता। चलो लिख दिया तो लिख दिया। इनफैक्ट ओजोन टूटता है O2 में और 142 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है। इसका क्या मतलब हुआ, एनर्जी ओजोन के पास ज्यादा है कि O2 के पास ज्यादा है। ओजोन टूट के O2 प्लस एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा ओजोन के पास है, तभी तो वो टूट के एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा एनर्जी ओजोन के पास है, इसका मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव ओजोन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, इन्वॉल्व कौन होता है, ओजोन। ओजोन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, और ओजोन ऑक्सीजन इतना स्टेबल भी नहीं होता है। इस रिएक्शन को कराने के लिए ओजोनाइजर एक होता है, जिससे ओजोन बनाते हैं बेसिकली हम लोग। बट हम ओजोनाइजर पे नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं हम लोग को उतना। हम क्या करेंगे, एल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करा देंगे। सोलवेंट होगा CH2Cl2, सोलवेंट का कोई खास रोल नहीं है, सोलवेंट नहीं भी दिया रहा है तब भी चलेगा। ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड, ये ओजोनाइड जो बना है, इसका रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ कराएंगे, जिंक H2O के साथ, या Me2S के साथ। डाई मिथाइल सल्फाइड है ये, सल्फर मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल सल्फाइड है ये, या इसको लो, या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसको बोलते हैं ना फिनाइल। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये ले लो डाइस मिथाइल सल्फाइड, या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, या जिंक H2O। इस तीनों में से किसी के साथ, इसके साथ, इसके साथ या इसके साथ रिएक्शन करा दो। ये कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजन बचा, जो इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ जो भी रखोगे उसके साथ आ जाता है। मतलब जिंक के साथ ये आ गया, ZNO बन गया। Me2S के साथ ये आ गया तो Me2SO बन गया। इसके साथ ये आ गया तो P के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन यहां पे क्या है, R है, H है, ये एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर ये R है, ये R है, तो इधर वाला कीटोन बनेगा। ये R है, ये H है, तो इधर वाला एल्डिहाइड बनेगा। समझ आया। अब इसको हम डिटेल्स में मैकेनिज्म से देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर सल्फर मिथाइल मिथाइल
डबल बॉन्ड O लोन पेयर। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। यहां तो ये बाई प्रोडक्ट है, बट ये कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा है, इसलिए ये पोलर तो है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट तो है, बट एप्रोटिक है, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का ये साइड प्रोडक्ट है, बट इसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा टाइम दे दिया। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, क्या होगा मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म के बाद फिर से समरी देखेंगे। देखो मैकेनिज्म, कोई भी एक एल्कीन ले लो, एल्कीन ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, देखो अच्छे क्वेश्चंस के लिए स्टेरियो दिखाना जरूरी है, अदरवाइज तो चीजें काफी आसान है। ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओजोन का होता है O डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, यही स्ट्रक्चर होता है। चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, V शेप का, एंगुलर शेप का ये होता है। तो इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ओजोन के साथ। ये है ओजोन। अब देखो होता क्या है, वैसा ही होता है जैसा पिछले लेक्चर में हमने देखा था, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये जो लोन पेयर है इधर आता है, मतलब ये इधर बॉन्ड बनाने आता है, ये पाई बॉन्ड इधर बॉन्ड बनाने जाता है, और ये पाई बॉन्ड यहां ऑक्सीजन पे आ जाता है। 1 2 3 4 5 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये सब कुछ होता है। देखो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। यही होगा। और यहां पे 2 लोन पेयर, इसको बोलते हैं मोल ओजोनाइट, मोल ओजोनाइट या प्राइमरी ओजोनाइट। पहले ये दोनों रिएक्ट करके ये बनता है, बट इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, दो परऑक्सी लिंकेज है, और परऑक्सी लिंकेज बड़ा ही कमजोर होता है, जिसके वजह से ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये अपना फॉर्म बदल लेता है। कैसे बदलता है, हालांकि अगर टेम्परेचर काफी कम रखोगे, -70 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो इसको कुछ देर के लिए आइसोलेट किया जा सकता है, बट थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा रहा तो ये फॉर्म अनस्टेबल होगा, ये तुरंत से अपना फॉर्म बदल लेगा, और अपना फॉर्म जब बदलेगा तो देखो क्या होगा। ये जो लोन पेयर है, कहीं पे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म लिखने में थोड़ा हमको हेल्प होगा। देखो इसको करो इधर, और इधर तभी पॉसिबल है, इधर तभी पॉसिबल है जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आए। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड को कर दो ब्रेक, इसको कर दो इधर, देखो क्या हुआ,
यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहां पे निगेटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव और लोन पेयर बॉन्ड बन गया, यहां पे क्या हो गया निगेटिव। अब ये बॉन्ड को शिफ्ट कर दो किधर, इधर, तो यहां पे पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव और यहां का निगेटिव बॉन्ड बन गया। नहीं, फिर से देखो, ये लोन पेयर शिफ्ट हुआ इधर, ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर। ठीक है, मतलब यहां का सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, यहां सिंगल से डबल बन रहा है, यहां सिंगल है जो टूट रहा है, यहां लोन पेयर जमा हो रहा है, ये सिंगल का सिंगल रहेगा, ये सिंगल से डबल हो रहा है, और ये फाइनली जो हो रहा है वो फाइनली हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन है, तुम सीधा भी कर सकते हो, इसको हम जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, और ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड ओ। हालांकि ये कीटोन बना, ये कीटोन या एल्डिहाइड ये प्लेनर होना चाहिए, यहां भी प्लेनर होना चाहिए, बट हम जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि तुमको लगे कि कहां पे कौन था। ये सेक्शन अलग हो गया और ये पूरा सेक्शन अलग हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये बन के रुका नहीं रहेगा, इसके बाद इसका लोन पेयर अटैक करेगा यहां पे, और जो इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर जैसे देखो ये लोन पेयर यहां पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज अटैक किया इस कार्बन पे। फिर से समझना, ये O माइनस अटैक किया इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, निगेटिव चार्ज से इस कार्बन पे अटैक किया। देखो क्या हुआ। थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, तुमको समझना आसान हो जाएगा। सी, ध्यान देना, इधर O माइनस यही है ना, और यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे प्लस चार्ज है, और यहां पे कार्बन है, डबल बॉन्ड इधर, और इसको बस घुमा दिए हैं बस ये। अब देखो क्या हुआ है, इसका निगेटिव चार्ज या लोन पेयर यहां पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और इसका निगेटिव लोन पेयर यहां पे अटैक किया, यही हुआ है। अगर ऐसा होगा तो बताओ क्या होगा। अच्छा, ये यहां पे निगेटिव आ गया था, ये निगेटिव अटैक किया यहां पे, ये पाई बॉन्ड इधर निगेटिव यहां पे आ गया, ये यहां पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। देखो तो क्या बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, और इस कार्बन के बीच में इधर दो ऑक्सीजन आ गया, है ना। तो ये बन गया कार्बन, एक ऑक्सीजन, कार्बन, और इधर दो ऑक्सीजन, ये बन गया ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड या नॉर्मल ओजोनाइड। ये है मोल ओजोनाइड। मोल बोलने के पीछे लॉजिक है कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके ये बनता है, बट इसको नॉर्मल ओजोनाइड बोलते हैं। अब जरा समझना, इसमें दो दो जगह परऑक्सी लिंकेज था, बट यहां पे एक ही जगह परऑक्सी लिंकेज है, जिसके वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके वजह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहां पे इसको हम बढ़ा देते हैं आगे कि ये इधर जुड़ा तो क्या बन जाएगा, ये इसी को हम यहां पे फिर से बना देते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये बन गया, है ना। ये है तुम्हारा ओजोनाइड, ओजोनाइड, ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं, ये जो ओजोनाइड है, ये जो ओजोनाइड है, इस ओजोनाइड का जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, जिंक के साथ H2O रख के, तो क्या होता है, या Me2S के साथ या
ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिनाइल को हम 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता क्या है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, देखो हम Me2S के साथ केवल बताते हैं क्योंकि बाकी सब के साथ हमने बताया कि सेम चीज होता है। अगर हम Me2S के साथ रिएक्शन कराएं, Me2S के साथ रिएक्शन कराएं तो देखो क्या होता है। ये जो सल्फर का लोन पेयर है, सल्फर का लोन पेयर, ये अटैक करता है इस ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे देखो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। जरा ध्यान देना, इधर अटैक को छोड़ दो, अटैक को छोड़ दो। ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ। क्या हुआ जरा ध्यान देना, ये जब इधर शिफ्ट हुआ, ये जब इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट हुआ, यहां पे शिफ्ट हुआ तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, ये बन गया। इसी तरह से ये इधर शिफ्ट होने का मतलब इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, यहां पे निगेटिव, और ये इधर शिफ्ट होने का मतलब ये इधर शिफ्ट होने का। चलो रुको, इसको हम फिर से गलत तरीके से बताते हैं, सही तरीके से समझाना थोड़ा टफ होता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम कर क्या रहे हैं, यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। फिर क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं और यहां पे बना रहे हैं पॉजिटिव और इधर बना रहे हैं निगेटिव। फिर क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, इस पे बना रहे हैं निगेटिव, इस पे बना रहे हैं पॉजिटिव। ये दोनों बॉन्ड बना लिया, ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना लिया और ये ऑक्सीजन पे निगेटिव पॉजिटिव सिंपल ऑक्सीजन एटम रह गया। मतलब ये हो गया, ये बन गया और एक ऑक्सीजन बीच वाला बच गया। अब बताओ ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6, और एक पॉजिटिव आया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, फिर एक निगेटिव आया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ओवरऑल तो 6 ही रह गया। इसके पास ऑर्बिटल खाली है, इसके खाली ऑर्बिटल के साथ सल्फर का लोन पेयर बॉन्ड बना लेता है। तो सल्फर का लोन पेयर और इसका खाली ऑर्बिटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हम बना दें, सल्फर Me और यहां पे लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ तब भी सही है, और तुम चाहो तो इसको डबल बॉन्ड बना दो, इधर Me इधर Me, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, अब भी सही है क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है। तो सल्फर का तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो ही सकता है, ऑक्सीजन पे रिस्ट्रिक्शन है, ऑक्सीजन का तो अभी भी एक्सपेंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो तुम इस तरह से ये गलत तरीके से समझो, इस तरह से ये गलत तरीके से प्लस माइनस करके समझो, या समझो ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, और ये जो ऑक्सीजन फ्री हो गया इसके साथ सल्फर रिएक्ट कर लिया, ये दोनों बना और साथ में बना DMSO। DMSO इसी को बोलते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। अगर यहाँ पे जिंक होता तो ZNO बन जाता, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता तो उसमें फास्फोरस में ऑक्सीजन जुड़ जाता। ठीक है, ये तो था मैकेनिज्म। एक काफी अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, काफी अच्छा, ये हम होमवर्क में देते हैं, सोचना इस पे, इस स्टेप पे जरा गौर करना। अगर ये R1 R2 R3 R4 होता, मतलब ये दोनों अलग अलग, ये R1 R2 और ये R3 R4 होता, तो ये जब टूट रहा था, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो यहां पे इसके R1 R2 के साथ O रहता, R3 R4 के साथ O रहता, या इसका उल्टा भी हो सकता था, R1 R2 के साथ O रहता, सॉरी R1 R2 के साथ O के जगह पे O रहता और R3 R4 के साथ O रहता, ये भी हो सकता था। नहीं, इसके बाद ये जब यहां अटैक किया, ये निगेटिव बना, अब ये निगेटिव यहां पे अटैक कर रहा है, नहीं, तो ये अटैक करने के दरमियान ये पलट भी सकता है, ये पलट भी सकता है, नहीं पलट सकता है। मतलब कहने का मतलब यहां R1 R2 R3 R4 ये दोनों सिस में भी हो सकता है, ये दोनों ट्रांस में भी हो सकता है। कुछ समझ आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, जब पूरा चैप्टर कर लेंगे उसके बाद उस क्वेश्चन को हम समझाएंगे। लेकिन है बेसिकली यहीं से वो क्वेश्चन बनेगा। तो ये था मैकेनिज्म, इसको हटाते हैं
अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो कुछ क्वेश्चंस हमने नोट किया है, तो इस क्वेश्चंस को हम लिखते हैं, तुम इसका आंसर तैयार करोगे। क्वेश्चंस क्या है ध्यान देना। क्वेश्चन है एक एल्कीन है, इसका रिएक्शन करा दो 1 नंबर ओजोन के साथ 2 नंबर Me2S के साथ। ठीक है, ये सीस है, ट्रांस है। अगले बार हम सीस एल्कीन लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं सेम रिएजेंट O3 और दूसरा Me2S के साथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इस तरह का एल्कीन है, मतलब इधर मिथाइल 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 है और सेम सब कुछ, रिएजेंट सेम। इसी तरह से लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, इसका भी करा दो रिएक्शन एंड देन इसका रिएक्शन कराओ एंड देन लास्ट है CH2, हालांकि लास्ट नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन है। CH2 इसका रिएक्शन सेम रिएजेंट के साथ कराओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीन है, बेंजीन का ही करा दो ओजोनोलिसिस, इसका करा दो रिएक्शन, पहला O3 और दूसरा Me2S के साथ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, बट कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन ये है, इसका करा देते हैं हम ओजोनोलिसिस, सेम रिएजेंट जैसा कि ऊपर में हमने लिया है, O3 दूसरा Me2S। 1 मिनट विंडो बंद करने दो, बहुत शोर हो रहा है, बहुत लोग यहाँ पे शोर करते हैं, करने दो मेरे को बंद। ठीक है, तो विंडो बंद करेंगे तो लाइट का इशू हो सकता है थोड़ा, बट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। चौक कहाँ गया भाई? चौक ही खत्म हो गया? नहीं है, हाँ। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ। अगला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। एक साइक्लोहेक्सीन है और इसका रिएक्शन कराना है सेम रिएजेंट O3 और दूसरा Me2S के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। और भी हमने क्वेश्चन तो लिखा ही होगा, हाँ है हमारे पास और भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, हालांकि क्वेश्चन वार्डे से कॉपी किया हुआ है। सेम रिएजेंट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदलेगा। इस बार प्रोडक्ट दिया रहेगा, रिएक्टेंट पूछा जाएगा। प्रोडक्ट दिया रहेगा, रिएक्टेंट पूछा जाएगा। प्रोडक्ट क्या है भाई, रिएक्टेंट क्या है ये बताओ। प्रोडक्ट दिया हुआ है, पहला नंबर O3 और दूसरा नंबर Me2S है रिएजेंट, और जो प्रोडक्ट दिया है वो देखो क्या है। प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिया है, ये है, और इसके साथ में है ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा रिएक्टेंट? रिएजेंट सेम ऊपर वाला रिएजेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट बना है
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रिएजेंट क्या हो, रिएक्टेंट क्या होगा। रिएजेंट सेम ऊपर वाला है, ये रिएजेंट है, प्रोडक्ट बना है कुछ ऐसा, प्रोडक्ट बना है कुछ ऐसा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर है 5 मेंबर रिंग, इसका सेम ऊपर जो रिएजेंट था वही रिएजेंट दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसको बताओ। ये क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करोगे, इससे तुमको याद हो जाएगा रिएक्शंस और क्या। इसके बाद बढ़ेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट है ओजोनोलिसिस में उसके तरफ, बट पहले इसका आंसर कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, ओजोनोलिसिस में होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता है और इधर एक ऑक्सीजन चिपक जाता है। ओवरऑल देखो मैकेनिज्म में यही हुआ है, तो ये बन गया है ना। इनफैक्ट ये क्या है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यही 2 बार लिखा हुआ है, मतलब इसका 1 मोल कंप्लीट ओजोनोलिसिस के बाद 2 मोल एसिटल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका 1 मोल 2 मोल एसिटल्डिहाइड बनाएगा, मतलब सी सेल्कीन हो, ट्रांस सेल्कीन हो या सी सेल्कीन हो, ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। ये यहां पे देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर मिथाइल है, इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 2 मोल बनेगा, इधर वाला अलग 2 मोल बना, और ये है एसीटोन, इनफैक्ट एसीटोन। अब अगर देखो कोई अननोन कंपाउंड है, हमको नहीं पता है, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले बढ़ जाते हैं आगे। इसको ये टूटेगा, इधर एक ऑक्सीजन लगेगा, मतलब 1 मोल एसीटोन का और 1 मोल एसिटल्डिहाइड का बनेगा, मतलब 1 मोल कीटोन और 1 मोल एल्डिहाइड बनेगा। ये टूटेगा, इधर 1 मोल एसीटोन बनेगा और 1 मोल बनेगा H डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मलडिहाइड। और ये क्या हुआ, ये हुआ एसीटोन, मतलब 1 मोल एसीटोन का, 1 मोल कीटोन और 1 मोल एल्डिहाइड का। ये टूटेगा तो 2 मोल फॉर्मलडिहाइड बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड OH 2 मोल। इसी तरह से यहां पे ये टूटेगा और ये टूटेगा, 1 मोल ओजोन का, 1 मोल बेंजीन का ओजोनोलिसिस करने पे 3 मोल कंपाउंड बनेगा, तीनों मोल ये होगा, जिसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिजन, ठीक है, ग्लाइऑक्सिजन। इनफैक्ट जब एडजेसेंट पोजीशन पे 2 कीटोन ग्रुप होता है, या छोड़ो इस पे डिटेल बात नहीं कर रहे हैं, ये कंपाउंड है ग्लाइऑक्सिजन, 3 मोल ग्लाइऑक्सिजन बन गया। और अगर यहां पे OH होता तो क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकॉल। अब जरा देखो, ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले हम इसको और इसको कर लेते हैं। पहले ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा, 1 ऑक्सीजन ऊपर लगेगा, 1 ऑक्सीजन नीचे लगेगा, देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, यही बन गया ना। अब देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बट थोड़ा गंदा सा हो गया था, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यही बन गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O और लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O, ये बन गया। इसको अगर ओजोनोलिसिस करा, ये बॉन्ड टूटेगा, देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O एंड 1 मोल फॉर्मलडिहाइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके 1 मोल को कंप्लीटली ओजोनोलिसिस करा देने के बाद कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, तो 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर वाले पे आने के पहले इस पे आते हैं, बाकी सबको हम हटाते हैं, जगह नहीं है हमारे पास, तो इसको फटाफट कॉपी कर लो। देखो ग्लाइऑक्सिल वाला भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। चलो आते हैं इस क्वेश्चंस पे, ये कुछ ऐसे था, ध्यान देना। देखो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां O आएगा, क्या बनेगा? इधर H यही बनेगा। अब तुम मेरे को बताओ, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है ना, और यहां पे भी एक हाइड्रोजन है। मेरे को जरा बताओ, ये जो 5 मेंबर रिंग है इसको हम बना दें ऐसे, तो ये 5 मेंबर रिंग पे 2 कार्बन पे एक कार्बन छोड़ के यहां पे है, यहां से एक कार्बन छोड़ो, फिर एक यहां पे आ जाओ, एक कार्बन छोड़ के 2 कार्बन पे CHO है। नहीं, ये CHO हो गया, ये भी CHO हो गया। बट सवाल है कि इसको हम सिस में रखें दोनों को या ट्रांस में रखें। जरा गौर करना, ये जो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर के एक ही साइड ये दोनों है, ये दोनों 5 मेंबर के नीचे आएगा और दोनों H 5 मेंबर के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों या तो ये उतना मत सोचो, ये जो 5 मेंबर रिंग है इसके एक ही साइड दोनों CHO है। इसका मतलब है ये दोनों CHO 5 मेंबर रिंग के एक ही साइड रहेगा। 5 मेंबर रिंग के एक ही साइड, एक कार्बन छोड़ के यहां पे हम कर देते हैं CHO और यहां पे कर देते हैं CHO, यही बनेगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, या लिखो ऐसा कुछ, CHO ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये बनाओ या ये बनाओ, इनफैक्ट ये भी सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं उधर जो क्वेश्चंस लिखा है उसके तरफ। ध्यान देना। अब बताओ, एक मोल इसका बनता है, मतलब ओजोनोलिसिस के पहले ये दोनों जुड़ा हुआ रहा होगा, मतलब यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। इनफैक्ट यही दोनों ऑक्सीजन नहीं रहा होगा और यहां पे क्या रहा होगा, यहां पे रहा होगा डबल बॉन्ड। डबल ज्यादा बड़ा बॉन्ड हमने बना दिया, इतना बड़ा नहीं होगा बट यही रहा होगा, इसी का ओजोनोलिसिस के बाद ये बना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क के जगह पे। यहां पे बताओ, देखो इसका एक ही मोल बना है, इसका मतलब पक्का इंट्रामोलेकुलर ओजोनोलिसिस हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे इंट्रामोलेकुलर बोलो या फिर ऐसे बोलो, इंट्रामोलेकुलर नहीं बोलना चाहिए, इंट्रामोलेकुलर का यहां मीनिंग नहीं निकल रहा है कुछ, ये साइक्लिक कंपाउंड रहा होगा और वही टूट के ओपन हुआ होगा। मतलब कुछ ऐसा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, मतलब कुछ ऐसा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 पे और 5 पे 2 2 मिथाइल है,
1 पे एक मिथाइल रखो, 5 पे एक मिथाइल रखो, ठीक है। और 1 और 5 के बीच में यही दोनों ने जुड़ा हुआ रहा होगा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड रखो। अब इसका कर दो ओजोनोलिसिस, देखो ये बन जाएगा, ये टूटेगा और वो बन जाएगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इसी तरह यहां पे क्या रहा होगा, ये दोनों को जोड़ दो तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 कार्बन। यहां पे बताओ ये टूटेगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एक 6 मेंबर रिंग, एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये था ओजोनोलिसिस। बढ़ते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको सीखते हैं। चलो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमें बताना है। देखो होता क्या है, जो ओजोनाइड है, ओजोनाइड मतलब ये, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर कराते हैं, जिंक H2O के साथ या Me2S के साथ या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ, तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर और ये ऑक्सीजन इस तीनों में से किसी के साथ चला जाता है और ये बन जाता है, यही बन जाता है। अब डिपेंड करता है कि ये R क्या है, R क्या है। अगर ये दोनों R है तो ये कीटोन बनेगा, ये दोनों R है तो इधर वाला भी कीटोन बनेगा, एक R और एक H है तो एल्डिहाइड बनेगा, दोनों H है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। मतलब या तो बनेगा कीटोन बनेगा या तो बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, ठीक है। देखो, और अगर इसी का ये जो ओजोनाइड है, ओजोनाइड का रिएक्शन इसके साथ नहीं कराओ, ओजोनाइड का रिएक्शन करा दो H2O2 के साथ, तो इस केस में क्या होता है, जो कीटोन है वो तो कीटोन ही रह जाएगा, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगर कोई एल्डिहाइड बना है तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है। तो अगर कीटोन है तो कीटोन ही रहेगा, एल्डिहाइड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया ना, एसिड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कुछ और भी पॉइंट्स है, उसको भी थोड़ा हम समझते हैं। देखो, इसी का एक और अल्टरनेट है, ठीक है, इसी का एक और अल्टरनेट है। H2O2 ना देके क्या दे सकते हो, Ag2O।
ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Ag प्लस में है जो कि 0 में जाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, मतलब ये भी इसके प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है, मतलब या तो कीटोन बनेगा या तो एसिड बनेगा। ठीक है, सॉरी, या तो कीटोन या तो एसिड नहीं, कीटोन बनेगा, और अगर एल्डिहाइड बना तो एल्डिहाइड नहीं रहेगा प्रोडक्ट में, वो एसिड में कन्वर्ट हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो ओजोनाइड है, इसका तुम अगर H2PT के साथ रिएक्शन करा देते हो, H2PT के साथ, तब भी रिएक्शन होता है और ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला ही प्रोडक्ट बनता है। इस H2 के साथ ये O जुड़ जाता है और ये इधर एक कीटोन बन गया, इधर कीटोन बन गया, डिपेंडिंग ऑन R ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन बन गया। मतलब इसमें भी बनेगा एल्डिहाइड या एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा, या मतलब डिपेंडिंग ऑन R ग्रुप एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनेगा। मतलब ये भी एक तरह से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के ही कैटेगरी में इसको भी रखेंगे। मतलब ओजोनाइड बना के ओजोनाइड रिंग को ब्रेक करने के लिए H2PT का भी यूज किया जाता है, और ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही है। देखो क्यों रिडक्टिव बोल रहे हैं, इनफैक्ट ये सब क्या कर रहा है, ये जिंक यहां से ऑक्सीजन निकाल ले रहा है, मतलब इससे ऑक्सीजन निकालना मतलब इसको रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो जिंक इसको क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। Me2S इससे ऑक्सीजन छीन ले रहा है, मतलब इसको रिड्यूस कर दे रहा है। ये इससे ऑक्सीजन छीन ले रहा है, मतलब इसको रिड्यूस कर दे रहा है। इसलिए ये सब जब रिएजेंट लेते हैं तो हम बोलते हैं कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ है। ये जो H2 लिए हैं ये भी यहां से ऑक्सीजन छीन लिया है, तो हम बोलेंगे ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहा है। और ये H2O2 क्या करता है, H2O2 ये अलग हुआ, मतलब एक एल्डिहाइड बना, तो एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एल्डिहाइड चूंकि ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना है, तो एक तरह से ये ऑक्सीडेशन हुआ, इसको ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड को H2O2, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इस सेक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबली यही तीनों पूछा जाएगा, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में पूछा जाएगा, ऑक्सीडेटिव नहीं पूछा जाएगा। हालांकि इसको भी हम रिडक्टिव ही बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही बोलेंगे। पूरे रिएक्शन को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलेंगे। केवल इतना नहीं, इसके पहले भी तो था ना जहां से ओजोनाइड बना था, इसके पहले भी तो था ना जहां से ओजोनाइड बना था। तो पूरे रिएक्शन को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। हालांकि एक चीज और है, ये जो ओजोनाइड है, एक और रिएक्शन बता देते हैं, हालांकि आईडी पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता हमको, लेकिन चलो तब भी जान लो थोड़ा। ये जो ओजोनाइड है, ओजोनाइड जो O3 के साथ रिएक्शन कराने से बना है, इसको अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 देते हैं तो ये इनफैक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल, कौन अल्कोहल, देखो तुम यही करते ना कि इसको ये बनाते, यही बनाते ना जब रिडक्टिव कराते, तो ये भी होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये बना, अब ये जो H माइनस निकलेगा यहां पे अटैक करेगा, H माइनस निकलेगा यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, O माइनस बन गया, O माइनस बन गया। और इसके बाद जब इसमें पानी देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। मतलब NaBH4 देंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन इधर R ग्रुप कौन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सब पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। फटाफट
कॉपी करो। हालांकि और भी डेप्थ है इसमें, बट फिर ज़्यादा हो जाएगा, उतना का ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। बस ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद तो सब काफ़ी छोटा छोटा टॉपिक। अब बड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया, टेंशन मत लो। देखो कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं जो अभी हम बताए। अगर हम ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगर इसको हम O3 Me2S दे दें, एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये, क्या बनेगा? ये टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H का 2 मोल बनेगा, है ना। बट अगर इसी को हम O3 के साथ O3 दें और दूसरे नंबर पे H2O2 दे दें या Ag2O दे दें, तो इस केस में यहां पे होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये जो बनेगा ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बन जाएगा, एसिड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसका 2 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम यहां पे लिखें CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और इसका रिएक्शन करा दें, पहला नंबर ओजोन और दूसरा नंबर Me2S, क्या बनेगा? ये बॉन्ड टूटेगा, इधर ऑक्सीजन लग जाएगा, मतलब CH3 एसीटोन का एक मोल एसीटोन और इधर वाला एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। अब देखो, अगर इसी का हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, एक और चीज, O3 के बाद Me2S लें या ZnH2O लें या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लें या H2PT लें, हर केस में ये बनेगा। लेकिन अगर इसके बाद पहला एक नंबर O3 और 2 नंबर पे हम ले लें क्या चीज, H2O2 ले लें या ले लें Ag2O, क्या होगा? कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है ऑक्सीडेशन कीटोन का, आगे पढ़ेंगे, बट कीटोन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसके साथ ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, क्योंकि ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं इधर, सोचो, यहां पे है टर्मिनल एल्कीन का केस लेते हैं, CH2 CH3 CH3। अब अगर तुम इसका रिएक्शन कराते हो O3 के साथ, देन जिंक H2O या Me2S या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर बन जाएगा एसीटोन और इधर बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये बना। बट अगर इसी रिएजेंट का रिएक्शन तुम करा दो, पहला ओजोन के साथ, दूसरा H2O2 के साथ, तो ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या हो जाएगा? कीटोन तो एज इट इज रह जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके
कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड, ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। बट ध्यान देना, अगर इसी जगह पे O3 ले लेते और देन Ag2O ले लेते तो ये भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का ही केस है, तो इसमें भी बनना चाहिए था यही सब। लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, जब Ag2O होता है तो ये जो फॉर्मिक एसिड बनता है उसको ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ये फॉर्मिक एसिड का ये जो CH बॉन्ड है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और उसको जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होने के कारण ये टूट जाता है किसमें, CO2 में और H2O में। मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में H2O2 रहे और Ag2O रहे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। बट Ag2O के साथ एक स्पेशल चीज है कि जब फॉर्मिक एसिड बनेगा तो उसको भी ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर देता है, जबकि H2O2 फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके H2O2 में कन्वर्ट नहीं करता है। हालांकि H2O2 फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करके CO2 में, फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको H2O2 कुछ नहीं करेगा। H2O2 के प्रेजेंस में ये फॉर्मिक एसिड बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे ये, या फिर pH सेंसिटिव रिएक्शन होता है, पर्टिकुलर pH पे एसिडिक कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा एसिडिक कर दिए तो ये फिर फॉर्मिक, जो कि फॉर्मिक एसिड है, H2O2 के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर वो CO2 में टूट जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहे, केवल H2O2 लिखा रहे, तो हम समझेंगे नॉर्मल कंडीशन है, ऐसे में फॉर्मिक एसिड बनकर रुक जाएगा। जबकि Ag2O रहेगा तो नॉर्मल कंडीशन में भी Ag2O को फॉर्मिक एसिड को Ag2O ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, देखो इतना का जरूरत नहीं है, जरूरत कितना है वो हम बताते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में बॉन्ड काटो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो बस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो एल्डिहाइड बना है उसको एसिड में कन्वर्ट कर दो, बस सिंपल। और याद रखो कि अगर Ag2O लिया गया है और फॉर्मिक एसिड बना है तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या तुम Ag2O को इग्नोर कर सकते हो, हटाओ Ag2O मत पढ़ो, चलेगा। Ag2O तुमसे नहीं पूछा जाएगा, टेस्ट वेस्ट में भले पूछ ले बट IIT नहीं पूछेगा, हमें नहीं लगता Ag2O पूछेगा। और अगर पूछेगा तो बहुत कम है चांस भाई Ag2O को पूछने का। तो क्या पॉइंट आया कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड काटेंगे, O जोड़ देंगे। ऑक्सीडेटिव है तो जो एल्डिहाइड बना है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर Ag2O का केस है तो उसमें फॉर्मिक एसिड अगर बन गया है तो उसको CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब उस एसिटिक फॉर्मिक एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। हालांकि अभी कुछ और क्वेश्चंस बाकी है, जो कुछ चीजें हमने बताया तो इसको हटाते हैं। आगे की बात करें, एक और चीज हमने बताया था, अगर हम CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ले लें और इसका रिएक्शन करा दें, पहला O3 के साथ और दूसरा H2PT के साथ। जैसे ही O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे बन जाएगा, क्या बनेगा,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही ना, और यहीं पे ना घुसा, ये तीनों ऑक्सीजन यहाँ पे घुसा, इस कार्बन से CH3, इस कार्बन से CH3, तो यहाँ पे रहेगा CH3 और यहाँ पे भी रहेगा CH3, है ना। अब देखो ये जो ओजोनाइड है इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें H2PT के साथ तो क्या होगा, H2PT के साथ कराएंगे, एक एल्डिहाइड इधर एक एल्डिहाइड इधर, और ये ऑक्सीजन H2O के साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा, तो बन गया CH3COOH का 2 मोल और H2O का 1 मोल। ठीक है, अगर इसी ओजोनाइड का रिएक्शन करा दें किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तुम ऐसे समझो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका H माइनस इससे निकलेगा और यहां पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बन गया CH3 बन गया CHO माइनस और यहां पे H, ये बन गया 2 मोल, है ना। तो इसको क्या बोलोगे, अल्कोहल ही बोलेंगे ना। बाद में इसमें जब H3O प्लस देंगे या H2O देंगे तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके ना डायरेक्ट अल्कोहल बना के ही लिखेंगे। हालांकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम तुमको बता दें इनफैक्ट जब भी NaBH4 यूज किया जाता है उसके बाद वाटर यूज किया ही जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है। तो या तो नहीं भी लिखा रहे तो तुम यहाँ पे H डाल सकते हो, H डाल सकते हो, ठीक है, या फिर माइनस में भी छोड़ सकते हो, उसके बाद पानी दोगे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओजोनाइड NaBH4 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है, ओजोनाइड H2PT के साथ रिएक्शन करके कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। ठीक है, तो ये था ओजोनोलिसिस। कितना टाइम हुआ भाई, देख लेते हैं जरा, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है 1 घंटे के आसपास। बस थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस। देखो एक क्वेश्चन अगर हम लिखें, अगर एक ये बना दें, इसका हम O3 के साथ रिएक्शन कराएं, क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। ये बनेगा। इसका अगर हम रिएक्शन करा दें H2PT के साथ, है ना, इसका रिएक्शन करा दें अगर हम जिंक H2O के साथ, इसका रिएक्शन करा दें अगर हम Me2S के साथ, इसका रिएक्शन करा दें अगर हम NaBH4 के साथ, और इसका रिएक्शन कराएं Ag2O के साथ, क्या बनेगा, ये तो बना लेगा ये बनाएगा, है ना। हालांकि एक और चीज हम बता दें, अगर H2 और ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहां H2 एक्सेस दिया जाएगा तो, एक्सेस नहीं दिया जाएगा तब तक ये कार्बोनाइल में रहेगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में ही रहेगा। जिंक H2O के साथ रिएक्शन कराओगे सेम चीज, Me2S के साथ रिएक्शन कराओगे सेम चीज, NaBH4 के साथ रिएक्शन कराओगे, ये बनने के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा H माइनस से, H माइनस अटैक करेगा, ये इधर आएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और इस केस में एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
इसके बारे में हमने बोला कि अगर H2 ज्यादा रहेगा, एक्सेस रहेगा, तो ये भी यहां भी HH चिपक जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट H2 कम अमाउंट में रहेगा तो यहीं पे कार्बोनाइल पे रिएक्शन रुक जाएगा। ये हमने रिएक्शन कॉपी किया है पीटर साइक से। आई थिंक पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मेरे को पीटर साइक से ही किया है या किसी और बुक से किया है। चलो तो बढ़ते हैं। हालांकि फिर से हम बोल दें, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ना ही नीट के लिए ना ही एडवांस के लिए, भले हमने बताया हो। अब बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसके बाद एक क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओजोनाइड होता है, जो ओजोनाइड है, जो ओजोनाइड है, इसको अगर तुम H2O भी दे देते हो, H2O, H2O2 नहीं, सिंपली H2O, तो क्या होता है, ये और ये तो अलग हो गया, क्या बन गया, ये बना, और ये ऑक्सीजन H2O के साथ मिलके बना लेता है H2O2। अब चूंकि H2O2 बन गया है, इसलिए ये H2O2 अगर इस दोनों में कोई एल्डिहाइड है तो उस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि इसका जिक्र कम ही बुक करता है, पीटर साइक इसका जिक्र करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम CH3 ले लें, CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगर इसका हम पहले ओजोनोलिसिस करके पहले ओजोनाइड बना लें, और ओजोनाइड बनाने के बाद ओजोनाइड पहले बना लेते हैं, हम देख लो, ओजोनाइड हम बना लिए, ये ओजोनाइड बना। इसके बाद अगर तुम H2O2 ना लेके H2O2 ले लोगे तब तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा, समझते हो। H2O ले लेंगे तो क्या होगा, 2 मोल एल्डिहाइड बन गया और बन जाएगा H2O2, क्योंकि ये H2O यहां से O ले लेता है, H2O2 बन जाता है। तो अब ये H2O2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, एसिड में, तो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बन गया। अब सवाल है कि सर जब केवल H2O से ही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो सकता है तो हम लोग H2O2 क्यों लेते हैं, पानी तो सस्ता पड़ेगा। इनफैक्ट जब H2O से H2O2 की जगह पे H2O यूज करोगे तो यहां जो H2O2 बनता है ये कम अमाउंट में बनता है, जिसके वजह से यहां जो भी एल्डिहाइड बना है सब का सब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे कि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएं, मतलब जो भी एल्डिहाइड है वो सब का सब किस में कन्वर्ट हो जाए, एसिड में। तो हम लोग H2O ना लेके H2O2 ले लेते हैं कि चलो H2O2 बनेगा भी तो कोई बात नहीं, और ले लेते हैं ताकि जितना भी एल्डिहाइड रहे वो सब का सब एसिड में कन्वर्ट हो जाए। समझ आया? तो अगर हम पीटर साइक की माने तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर O3 और H2O2 लें, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा O3 और H2O में सेम ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि क्यों इसके जगह पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में इसके जगह पे ये लिया जाता है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीडेटिव बनेगा लेकिन कुछ एल्डिहाइड ऐसा बच जाएगा जो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। बट जब H2O2 ले लोगे तो यहां तो H2O2 बन भी रहा है रिएक्शन में, और H2O2 एक्सेस में पहले से भी लिया हुआ है, मतलब रिएक्शन में बना हुआ तो है ही, पहले से भी H2O2 है। नहीं, इनफैक्ट जब H2O2 लिया जाता है तो H2O2 का एक सॉल्यूशन लिया जाता है, मतलब H2O2 के साथ वाटर, तो H2O2 तो है ही, उसके साथ जो वाटर है वो भी H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे केस में H2O2 का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, जिससे सारा का सारा एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम नॉर्मल पानी लेते हो, H2O लेते हो, H2O2 नहीं लेते हो, तो H2O2 जो बनेगा वो कम बनेगा, जिसके वजह से सारा एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तुम खुद देखो ना, इसका 2 मोल बनेगा और इसका 1 ही मोल बनेगा।
फिर ये तो कम हुआ ना, फिर इसको कैसे ऑक्सीडाइज कर पाएगा सारे मोल को, ठीक है। हालांकि हम डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं कि ये इसको ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है, बट सिंपल फंडा है। H2O2 इसलिए ले लेते हैं ताकि H2O2 का अमाउंट कमे नहीं ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में। अगर H2O लेंगे तो ये H2O H2O2 में कन्वर्ट होगा, बट ये इतना H2O2 नहीं बना पाएगा जितना में सारे एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सके, इसलिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम लोग H2O2 लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई H2O दे दे तो तुम ऑक्सीडेटिव ही कराना, तुम एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करा ही देना। मतलब इसको तो ऑक्सीडेटिव बोलेंगे ही। अगर कहीं ये लिखा रहे, हालांकि हम लिखने से बचेंगे इस चीज को, लेकिन फिर भी ये लिखा रहे तो हम इसमें भी ऑक्सीडेटिव ही कराना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोनोलिसिस से डबल बॉन्ड का पोजीशन भी पता किया जाता है। किसी कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन भी ओजोनोलिसिस से पता किया जाता है। कैसे, वो जरा देखो। हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है। अननोन कंपाउंड मतलब देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 7 कार्बन C7, या रुको, ऐसा कुछ है, ये नहीं, और आसान कर देते हैं। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है C6, ये तो हो जाएगा C6 ना, ये हो गया C6H 3 3 6 3 9 3 12 H12। एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है, मतलब उसके एक मोलेकुल में 6 कार्बन का एटम, 12 हाइड्रोजन का एटम है। हमें पता नहीं उसका स्ट्रक्चर क्या, हमें नहीं पता। यहाँ पे ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता हमें, ठीक है, बस ये पता है। हम इसका जब ओजोनोलिसिस कराए तो जो कंपाउंड मिला वो एक्चुअली इसका जितना मोल था उसका डबल मोल मिला, और डबल मोल मिला एसीटोन। ये मिला एसीटोन। एसीटोन हमको पता चल गया कि एसीटोन है। कैसे, डिफरेंट टेस्ट वेस्ट किए तो पता चल गया एसीटोन है, और इसका 2 मोल मिला है। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से 2 मोल एसीटोन मिला है। मतलब पक्का है ये कंपाउंड ऐसा रहा होगा। मतलब इस कंपाउंड में कहां पे डबल बॉन्ड है, इसका पोजीशन ओजोनोलिसिस के हेल्प से हम बता सकते हैं। या फिर कोई इसका स्केलेटन बता देता कि स्केलेटन इसका ऐसा है, डबल बॉन्ड यहां पे है कि डबल बॉन्ड यहां पे है, ये नहीं पता। तो डबल बॉन्ड कहां पे है ये पता चल गया या नहीं चल गया। अगर ओजोनोलिसिस कराने से एसीटोन बन जाता है, मतलब पक्का यहां पे डबल बॉन्ड है। तो ओजोनोलिसिस के हेल्प से यह भी पता किया जाता है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे है मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चंस देंगे अच्छा वाला, बट उस क्वेश्चंस देने के पहले एक क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करते हैं हम। अगर इसको O3 दे दें और दूसरा ZnH2O दे दें। सबसे पहला सवाल, O3 का कितना मोल यूज होगा? 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, यहाँ 1 मोल। अगर ये ओवरऑल 1 मोल है तो इसके 1 मोल के साथ O3 का 1 2 3 4 5 मोल यूज होगा। अगर ये कंपाउंड है और एक्सेस O3 दिए हैं, मतलब जितना रिएक्शन होना है हो जाए, तो बताओ कितना मोल प्रोडक्ट का बनेगा? ये यहां से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, कितना मोल प्रोडक्ट का हुआ? इधर वाला 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल। 5 मोल प्रोडक्ट का बनेगा। कितने डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनेगा? तो इधर वाला और यहां वाला एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ये अलग प्रोडक्ट बनेगा और ये अलग प्रोडक्ट बनेगा। कितने टाइप का प्रोडक्ट बन गया? ये 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप।
3 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसके 1 मोल से O3 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, इसके 1 मोल से कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, इसके 1 मोल से कितना डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे। ये क्वेश्चन हम केवल तुमको बताएंगे, इसका सॉल्यूशन तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें सोचना होगा, हम नहीं बताएंगे। बट इसलिए इस क्वेश्चन का की पॉइंट है मैकेनिज्म में। ये क्वेश्चन क्या है समझना जरा। हाँ, क्वेश्चन देखो क्या है। ये है R1, ये है R2 और ये है R3 और ये है R4। इसका केवल ओजोनोलिसिस करा देना है, ओजोनाइड बनाना है तुमको। ओजोनाइड, मोल ओजोनाइड नहीं, जो फाइनल ओजोनाइड आता था वो ओजोनाइड बनाना है। तुम्हें बताना है नंबर ऑफ ओजोनाइड इंक्लूडिंग स्टेरियोआइसोमर्स। ये इसको हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम मान रहे हैं, तुम इसका आंसर करोगे। थोड़ा सा हिंट करते हैं हम, इसमें जो ओजोनाइड बनेगा ये बनेगा R1 R2 R3 R4। अब बताओ, इधर R1 है, इधर R2 है, इधर R3 है, इधर R4 है। मेरे को बताओ, रिंग के ऊपर R3, रिंग के ऊपर R1, क्या ऐसा भी हो सकता है कि R2 ऊपर R1 नीचे हो जाए तो R1 और R3 ट्रांस में हो जाएगा? अभी R1 और R3 सिस में है। और भी कुछ हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो ये ओजोनाइड कितने टाइप का बन सकता है? प्रॉपर मैकेनिज्म से सोचना है, मैकेनिज्म में ही हिंट है। मैकेनिज्म में जब मोल ओजोनाइड बनता था वो टूटता था, और टूटने के बाद जब अटैक होता था, वहीं पे की पॉइंट है, वहीं है हिंट इस क्वेश्चन का। ठीक है, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने कोई बात नहीं, नीट तो कभी नहीं पूछेगा इस लेवल का क्वेश्चन। लेकिन एडवांस से एक्सपेक्टेशन है कि जब टफ पूछे, बहुत टफ पूछे, तब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका के चांसेस कम बनता है। ठीक है, ओजोनोलिसिस में और भी कई पॉइंट्स है जिसको बताया जा सकता है, बट मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट है +2 लेवल एग्जाम के लिए। +2 मतलब IIT, नीट, ओलंपियाड, KVPY के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन KVPY के लिए बन सकता है, बढ़िया। KVPY बोल रहे हैं, ओलंपियाड के लिए बन सकता है, बढ़िया। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।